सर आज आप टोहाना पहुंचे हैं जी, कैसे आना हुआ जी और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगी आपके? पूरे हरियाणा प्रदेश में हम संविधान सम्मान समारोह के रूप में हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में हम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हरियाणा प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजनीतिक संत हाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने की थी। वहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन संविधान सम्मान के नाम से किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी मुख्य रूप से शामिल हुए थे। उसके बाद में हमने करनाल के लोकसभा के नीलोखेड़ी विधानसभा में किया था बड़ा कार्यक्रम। उसके बाद हम इसको रेगुलर रूप से प्रत्येक जिले में जाकर संविधान सम्मान के नाम पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा प्रदेश में आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को संविधान के सम्मान के बारे में पता होना चाहिए। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसके नाम से ये कार्यक्रम है। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी की सुविधाओं का लाभ भी मिले और इतिहास के बारे में भी जानकारी हो कि किस प्रकार से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ इतिहास में किस किस पार्टी ने किस किस नेता ने क्या क्या किया हुआ है, उनके सम्मान में किसने कितने काम किए और उसके अपमान किन लोगों ने किया। तो इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब 1952 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा, पहला जब उसने चुनाव लड़ा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस ने बुरी तरीके से हरवाने का काम किया, उसकी जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस पार्टी यहाँ भी नहीं रुकी। उसके बाद 1954 में पंडारा सीट खाली हुई, मुंबई की पंडारा सीट, वहाँ से उपचुनाव था और उपचुनाव में सहमति से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ लोगों ने सहमति जताई कि ऐसे पढ़े लिखे और वरिष्ठ व्यक्ति को लोकसभा में जाना चाहिए। तो कुछ व्यक्तियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से कहा कि ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में जाना चाहिए ताकि समाज और देश को दिशा और दशा ठीक से मिल सके। इतना होने के बाद सहमति से जब उन्होंने चुनाव पंडारा सीट से चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके खिलाफ अपना पीए खड़ा करके उनको बुरी तरीके से हरवाने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने संविधान निर्माता को भी ना छोड़ा हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ षड्यंत्र रच के उनके साथ अन्याय और अत्याचार किए हों, वो संविधान के सम्मान की बात आज हरियाणा प्रदेश और देश में करते फिर रहे हैं। जिस प्रकार से संविधान की कॉपी हाथ में लेकर कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं, चाहे लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, राहुल गांधी को ले लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ले लीजिए, वो कांग्रेस के संविधान के प्रति और जो सम्मान का प्रतीक नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये जीने का दिशा और दशा एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश को दी, जिसके अनुसार देश चल रहा है। ऐसे पवित्र ग्रंथ को हाथ में लेकर इस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये भी एक घिनौना अपराध है। घिनौना अपराध कांग्रेस पार्टी आज भी कर रही है। उस समय में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के साथ किया, आज दलित वर्ग के साथ ठगने का काम कर रही है। तो इन सब बातों का आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को पता भी होना चाहिए इतिहास के बारे में। और भाजपा ने क्या सम्मान बाबा साहब का किया, कांग्रेस ने क्या अत्याचार बाबा साहब के साथ किए, ये बताना हमारा सबका दायित्व बनता है। 1966 में हरियाणा बनने के बाद अनेक मुख्यमंत्री आए और चले गए, चाहे उसमें ओम प्रकाश चौटाला जी हो, भजन लाल जी हो, बंसी लाल जी हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, अनेक मुख्यमंत्री आए चले गए। दलित समाज की सुध किसी व्यक्ति ने नहीं ली। लेकिन आज से 11 साल पहले एक हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे राजनीतिक संत ने एंट्री की जिसने आमूलचूल परिवर्तन किया। दलित समाज के लिए वो मील का पत्थर साबित हुए। हरियाणा प्रदेश में कुप्रथा चली आ रही थी, जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, इन सब बातों से हरियाणा प्रदेश पीड़ित था। इन सब बातों को धराशायी करने के लिए, इन सब बातों को चकनाचूर करके एक नई व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में खड़ी करने वाले उस राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने कहा कि जो पुराना ढर्रा हरियाणा प्रदेश में चलता आ रहा है, चहितों को नौकरी चहितों को काम, इस सारी लचर व्यवस्था को धराशायी करूंगा। उन्होंने धराशायी करके दिखाया। उन्होंने जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हरियाणा प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन किया। उन्होंने कहा मैं योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। कहने के लिए बड़ी छोटी सी बात है योग्यता के आधार पर नौकरी, लेकिन दलित समाज के लिए मील का पत्थर है, संजीवनी का काम कर रही। ऐसे दलित समाज के बच्चे जिनके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, ऐसे दलित समाज के बच्चे एचसीआर और सब इंस्पेक्टर और दूसरे अधिकारी लगे हैं। तो मुझे लगता है दलित समाज के हक और हकूक की लड़ाई 1966 में हरियाणा बनने के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की कलम का सही मायने में अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो हमारे राजनीतिक संत और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। ऐसे आमूलचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किया। हरियाणा प्रदेश में बहुत पुरानी मांगे दलित समाज की चली आ रही थी। 1966 से हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग अलग से बने, हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग बने, हरियाणा प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन मिली। प्रमोशन में रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कहने के लिए छोटी सी बात है, हमारे समाज का कोई क्लर्क भर्ती होता था, क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने पहली कलम से
सफाई कर्मचारी आयोग और अनुसूचित आयोग जो हरियाणा प्रदेश में बखूबी काम कर रहा है। सफाई कर्मचारी आयोग और अनुसूचित आयोग के माध्यम से हजारों हजार युवा जो वंचित और पीड़ित थे, जिनको कोई सुनने वाला नहीं था, उनको न्याय मिल रहा है। ये मनोहर जी की दिशा और दशा है। उनके दिखाए रास्ते पर हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रमोशन में रिजर्वेशन, जो हमारा बच्चा क्लर्क लग के क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था, आज मनोहर लाल जी ने प्रमोशन में रिजर्वेशन देके दलित समाज को एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी दी है। आज हमारे समाज का अगर बच्चा कोई क्लर्क भर्ती होता है तो बड़ा अधिकारी बनकर रिटायरमेंट होता है। मनोहर सोच का नतीजा है। तो जो मनोहर लाल जी सोच दे के गए, जो दिशा और दशा हरियाणा प्रदेश को दिखा के गए, बखूबी उसको आज के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और हम आम लोगों को, आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को इतिहास के बारे में बता रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी के आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्तियों को सरकार की सुविधाएं भी मिले, इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। क्योंकि हमारी हरियाणा प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो हमारा दायित्व भी बनता है आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को सरकारी सुविधा।